चलिए फिर काइनेमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे शेड्यूल में तो कुछ इस तरह से है कि पहली क्लास हम लोगों की थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल होगी और इसके बाद जो दूसरी क्लास है उसमें इलस्ट्रेशंस पे या प्रॉब्लम की प्रैक्टिस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काइनेमेटिक्स तो आप लोग कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी की रिक्वायरमेंट तो मुझे नहीं लगता है कि होगी। तो एक बार मैं सीधे प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करता हूँ और जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम लोग डिस्कस करते चलेंगे किसी भी प्रॉब्लम में या किसी थ्योरी में। काइनेमेटिक्स में जैसे पहले से थ्योरी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और एडवांस लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर हम लोग प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में पहले मैं एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। सपोज करिए कि जैसे एक कोई पार्टिकल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम। अ पार्टिकल, आप लोग सुनते भी रहिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। A particle starts moving from rest with constant acceleration a naught. With constant acceleration a naught. Constant acceleration a naught. For a time t naught. तो यहां पर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया गया है, क्लास अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, ये पहला ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a naught फॉर अ टाइम t naught. After that the direction of acceleration is reversed. The direction of acceleration is reversed without changing magnitude. तो प्रॉब्लम में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या दिया गया है। एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट से एक टाइम इंटरवल t नॉट के लिए। इसके बाद उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग। फाइंड द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग। Find the time from beginning, after which the particle returns to its initial position. तो ये काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन का सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने दिया है। आप लोग एक बार प्रॉब्लम देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। A particle starts moving from rest with constant acceleration a naught for a time t naught. After that, the direction of acceleration is reversed without changing magnitude. Find the time from beginning, after which the particle returns to its initial position. प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया है, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट से t नॉट टाइम तक के लिए। इसके बाद उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो जब से उसने चलना स्टार्ट किया तब से लेके कितनी देर के बाद इसके वेलोसिटी ये अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ऐसा पूछा गया है। तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व करके आप लोग 1 से 2 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दीजिए। मोशन इन वन डायमेंशन का कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का ये केस है, जिससे सॉल्व हो जाए तुरंत फटाफट आंसर दीजिए। अभी ये पहला ही प्रॉब्लम है क्लास में, जैसे स्टार्ट ही हुई है क्लास। एक बार वापस से हेलो टू एवरीवन। भाई ये पहला प्रॉब्लम है मोशन इन वन डायमेंशन का, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, और वो भी तब जब आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। t नॉट √2 + 2, बिल्कुल सही। श्रेया पाठक ने आंसर दिया है t नॉट × 2 + √2। और भी किसी ने कुछ आंसर दिया?
टी टाइम्स √2 + 2। श्रेया का आंसर बिल्कुल सही है, t² डिवाइडेड बाई 4। नहीं नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। श्रेया आपका आंसर बिल्कुल सही है। गोपाल तिवारी आपका भी आंसर सही है, t टाइम्स 2 + √2। ज्ञानेंद्र आपका भी आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। √2 t0 तो नहीं आ रहा है रितुल, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया आपने। ज्ञानेंद्र का आंसर सही है, श्रेया का आंसर सही है। चलिए फिर इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग दोनों अप्रोच देखेंगे इसमें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच हैं, या हम लोग ऐसा कहें इसमें दो मेथड हैं। पहले मेथड 1 देखते हैं, इसमें क्या है। इस प्रॉब्लम में मान लेते हैं कि ये कोई पोजीशन है जहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और इसका एक्सेलरेशन है a0, इनिशियल वेलोसिटी है 0। इस तरह से इसने चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a0, और ये t0 टाइम तक चला। तो t0 टाइम में सपोज कर लेते हैं कि ये इधर कहीं गया, यहां तक पहुंच गया है। ये t = 0 वाला टाइम था, अब ये टाइम है t = t0। और t0 टाइम में ये डिस्प्लेस कितना हो जाएगा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कैलकुलेट करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ut + ½ से हाफ a t0 का स्क्वायर। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, उस वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूं v। तो v की वैल्यू क्या होगी, a0 × t0। तो ये t0 टाइम तक की सिचुएशन है। 2a/t नहीं आएगा रोशन जी। अनुराग आपका आंसर सही है, 2 + √2 t0। प्रथमेश आपने भी कहीं मिस्टेक कर दिया है, 2 t0 नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद की स्टोरी इसमें क्या है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिवर्स हो जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अभी तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं राइट वाले डायरेक्शन में था, और t0 टाइम के बाद एक्सेलरेशन लेफ्ट के डायरेक्शन में हो गया। तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी अभी राइट के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इसमें लेफ्ट के डायरेक्शन में है। तो ये एक्सेलरेशन इसको रिटार्ड करेगा और ये यहीं पर नहीं रुकेगा। तो अब इसमें क्या होगा, यहां से ये पार्टिकल अभी भी पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कहीं ना कहीं ये रुकेगा, और रुकने के बाद फिर ये वापस आएगा और वापस आके ये कहाँ पहुंचेगा, इनिशियल पोजीशन पर। ये सीन है इसमें, पहले फॉरवर्ड जाएगा फिर वापस आएगा। लेकिन हम लोग इसमें ये देखें कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं, जैसे v = u + at, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन होता है ये होता है वेक्टर के फॉर्म में। तो इनफैक्ट हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर = u वेक्टर + a वेक्टर t। इसी तरह से जब डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो s वेक्टर बराबर होता है u वेक्टर t + हाफ a वेक्टर t², इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की हेल्प ले सकते हैं बाद वाले मोशन के लिए। जैसे यहाँ से जब इसने चलना शुरू किया तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ΔT टाइम के बाद ये वापस आ गया। तो इधर से इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, t0 टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा इसका -½ a t0 का स्क्वायर। अगर राइट वाला डायरेक्शन प्लस मान लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, -½ a या a0 t0 का स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और यहां से इसके लौटने का टाइम मैं मान लेता हूं ΔT, और इसको लग गया, ये टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी अब यहां पर क्या कंसीडर होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कंसीडर होगी a0 × t0, वो भी कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ΔT की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्सेलरेशन अब इसका क्या हो चुका है, एक्सेलरेशन है इसका a0, लेकिन डायरेक्शन है नेगेटिव का। तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन चारों को मिला के s = ut + हाफ at², ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो कैलकुलेशन हमें क्या लिखना है वो एक बार देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, -½ a t0 का स्क्वायर = u × t, a0 t0 टाइम है ΔT + ½ a t²
डेल्टा टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डेल्टा टी में। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो डेल्टा टी की वैल्यू आती है, ये वैल्यू आ जाएगी टी नॉट प्लस √2 T0, ये वैल्यू आएगी। लेकिन बिगिनिंग से अगर हम लोग देखें तो T0 टाइम हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम बिगिनिंग इसमें क्या लिखेंगे, जो टोटल टाइम होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, T0 पहले ही चल चुका था, उसमें डेल्टा टी हमें और ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2T0 प्लस √2 T0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये इसका पहला अप्रोच है जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया और दो पार्ट में इसको सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम को ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि जैसे यहाँ से चल के इधर तक आया, उसके बाद एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया, तो ये इधर आके कहीं ना कहीं रुकेगा। यहाँ पर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को 0 कर लेते और ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते। इसके बाद ये रेस्ट से स्टार्ट करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आता। तो 3 स्टेप में भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तब भी इसमें इसी तरह से कैलकुलेशन आता। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एक दूसरा सोल्यूशन और है। तो देखिए इसमें 1 डायमेंशन में क्या है, काइनेमेटिक्स में अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो कोशिश हमारी ये करनी चाहिए कि हम लोग ग्राफिकल अप्रोच पे ध्यान दें। अगर हम लोग ग्राफ की हेल्प लेंगे तो बहुत ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें दूसरे तरीके से, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें, इसका मेथड 2 देखते हैं। तो दूसरे तरीके से सॉल्व करने में हमें क्या करना है, इसमें हम लोग पहले वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर यही चीज़ें हमें देखनी है। तो टाइम वाला हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया है, वेलोसिटी को वर्टिकल एक्सिस पे, और ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कुछ इस तरह से, और टाइम कितना लिया है इसमें T0। T0 टाइम तक क्या हुआ, एक्सेलरेट होता गया, कितने एक्सेलरेशन से, A0 से। A0 का एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, A0 मल्टीप्लाइड बाई T0। तो ये जब तक एक्सेलरेट हुआ है तब तक का ग्राफ है। इसके बाद ये रिटार्ड होगा, रिटार्ड हो रहा है तो जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वैसा ही रहेगा, तो ऐसा इसका ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ अब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी देर के बाद ये वापस रुकेगा, और जैसा यहाँ पर ये एक्सेलरेट हो रहा था वैसा ही यहाँ पर ये रिटार्ड हो रहा है। तो दोनों साइड एक जैसा ग्राफ है, इसके बेसिस पे हम लोग इस टाइम को सपोज कर सकते हैं 2T0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों हाफ सिमेट्रिकल हैं। ये वाला टाइम हो जाएगा 2T0, लेकिन अभी भी इसमें जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूड है, और इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जब तक पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तब तक तो ये जो पार्टिकल है वो आगे ही बढ़ता गया, अभी रिटर्न नहीं हुआ। रिटर्न होने के लिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इस ग्राफ को आगे और कंटिन्यू करा देता हूँ किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी तक के लिए। ये इसमें टाइम इंटरवल में ले लेता हूँ डेल्टा टी, यहाँ से ये टाइम डेल्टा टी में और मान लेता हूँ, या टी डैश मान लेता हूँ, ऐसा ये टाइम में मान लेता हूँ टी डैश। तो टी डैश टाइम में अब जो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और टी डैश टाइम में ये वाली जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, A0 इंटू टी डैश, इस तरह से राइज 2.0 पे। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। नोटिफिकेशन और ये सब हम लोग एक बार देख लेंगे, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो गया हो। तो अब इसमें इधर वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव, टोटल एरिया अगर मिल के 0 हो जाता है तो पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अब इस ग्राफ से देखिए इसमें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है 2T0 और हाइट क्या है A0 T0। तो एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, 2T0 मल्टीप्लाइड बाई A0 इंटू T0, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। ये एरिया क्या है प्लस का, माइनस में क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, टी डैश A0 टी डैश अपॉन 2। तो ये होगा हाफ A0 टी डैश का स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या हो जाना चाहिए 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें
तो यहाँ से हमें टी डैश की वैल्यू मिल रही है √2 T0 के बराबर। और अब टोटल टाइम अगर हमें बताना है तो क्या बताएंगे टोटल टाइम के लिए, 2T0 तो ये ऑलरेडी था और इसके बाद टी डैश हमने और जोड़ दिया, तो अपना जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये दूसरी अप्रोच थी। वन डायमेंशन वाले प्रॉब्लम ज़्यादातर हम लोग कोशिश यही करें। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्व किया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया होगा। तो अभी इसी तरह के कुछ इलस्ट्रेशंस अभी हम लोग और लेंगे। एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसे ही कंसीडर करते हैं। अब एक दूसरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर ये कोई एक हॉरिजॉन्टल रोड है, इस रोड पे यहाँ पर कोई एक लड़का है, और ये कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। इससे थोड़ी दूर पे एक बस है, इससे थोड़ी दूर पे यहाँ पर एक बस है, इधर कहीं। ये इस तरह से थोड़ी दूर पे एक बस है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियली इन दोनों के बीच में एक गैप है 60 मीटर्स का, 60 मीटर्स का इनके बीच में एक गैप है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है, ये दोनों जैसे ही लड़का दौड़ना शुरू करता है वैसे ये बस चलना स्टार्ट कर देती है, दोनों साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट करते हैं। तो हमें वो टाइम बताना है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉय कैचेज द बस। कितनी देर के बाद ये लड़का बस को पकड़ लेगा। ग्राफिकल अप्रोच हमेशा इजी होती है, अगर ग्राफिकल अप्रोच मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए हमारी, जिससे कि प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, ये भी आसान ही है, इसको ट्राई कर लीजिए एक बार। यहाँ पर एक लड़का है, एक बस से 60 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये 8 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए इस बस को पकड़ना चाहता है। जैसे दौड़ना स्टार्ट करता है उसी समय बस ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले से इन दोनों के बीच में गैप था 60 मीटर, तो कितनी देर के बाद ये लड़का इस बस को पकड़ लेगा, ये कैलकुलेशन बताना है। तो इसमें 1-2 मिनट का टाइम ले लीजिए और बहुत जल्दी सॉल्व करके बता दीजिए। प्रॉब्लम देखना हो किसी को तो देख सकते हैं। सॉल्व किया किसी ने? थर्टी सेकेंड्स। गोपाल एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं पे मिस्टेक हो रही है आपसे। 30 सेकेंड्स तो नहीं आएगा। ग्राफिकल अप्रोच 12 सेकेंड वाला आंसर सही है मयंक, 12 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। ग्राफिकल अप्रोच अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो उस केस में ग्राफिकल अप्रोच से हम लोगों को ज़्यादा आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि ग्राफ जो बनता है वेलोसिटी टाइम का वो स्ट्रेट लाइन होता है, उससे एरिया का हिसाब लगाना हो या जो कुछ भी हो वो हम लोग इजीली देख पाते हैं। मयंक का आंसर आ गया है 12, और कोई इसको रिप्लाई कर रहा है 75 तो नहीं है,
दीपेश, एक बार आप कैलकुलेशन दीपेश और चेक कर लीजिए। प्रथमेश 12, दीपेश आपका आंसर 20 सेकेंड आ रहा है, वो आंसर तो सही है, लेकिन 12 सेकेंड एक और आंसर आ रहा होगा। श्रेया पाठक 12 सेकेंड, बिल्कुल। अंकित 12 और 20 एकदम सही है। इसमें 2 आंसर आ रहे होंगे, टाइम में क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 आंसर आने चाहिए, 12 सेकेंड और 20 सेकेंड्स। अमन 12, 12 और 20 पे ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व कर दिया। 12 पे फर्स्ट टाइम और 20 पे सेकेंड टाइम, बिल्कुल सही है। तो ये वैसे एक आसान सा प्रॉब्लम है, और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बस को पकड़ने के लिए दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये बस किसी गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेस हो जाती है एस बस के बराबर, तो सेम टाइम में बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, बस ये इतना इसमें ध्यान लगाना है कि अगर किसी टाइम टी में बस डिस्प्लेस हो रही है एस बस के बराबर, तो बॉय का डिस्प्लेसमेंट भी वहां तक होना चाहिए जहां पर बस पहुंच चुकी है। उसके लिए बॉय का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय मस्ट बी इक्वल टू 60 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया और दोनों की वैल्यू लिख देने से सॉल्व हो जाएगा। बॉय का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना है, बॉय की वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम मान लेते हैं टी, तो बॉय का डिस्प्लेसमेंट हो गया 8t इज इक्वल टू 60 प्लस बस का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t प्लस हाफ, ए की वैल्यू 1/2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8t को RHS में ले जाते हैं तो इससे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं इसको, टी स्क्वायर माइनस 32t प्लस 240, टी स्क्वायर माइनस 32t प्लस 240 इज इक्वल टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं 20 और 12। तो इसमें जो 2 रूट्स आएंगे वो यही होंगे 12 और 20, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से भी इसमें 2 आंसर आएंगे, रिलेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी 2 आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब इसमें जैसे प्रॉब्लम क्या है कि जिसको बस पकड़ना है भाई, वो जब पहली बार 12 सेकेंड पर वो पहली बार मीट करेगा, 20 सेकेंड पे वो दूसरी बार मीट कर सकता है अगर पहली बार वो बस में न चढ़ा हो। तो यहाँ पर हमें सही आंसर क्या देना होगा, 12 सेकेंड पर ये पहली बार बस को पकड़ेगा तो जिसको बस से जाना है वो पहली बार में ही बस में चढ़ जाएगा, इसलिए इसका बेटर आंसर क्या है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड इज अ बेटर आंसर। भले ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्टेबल तो दोनों हैं, लेकिन 12 सेकेंड बेटर आंसर है क्योंकि जिसको बस पकड़नी है वो पहले बार में ही बस पकड़ लेगा। तो ये इस तरह से इसमें हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन के कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं। ये मेरे ख्याल से सबने सॉल्व भी कर लिया है, ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व कर लिया, थोड़ा आसान प्रॉब्लम था। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लोग और लेंगे। काइनेमेटिक्स में एक मैं अच्छा प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ और इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो सकता है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, a particle starts moving with initial velocity v naught वेक्टर कांस्टेंट है ये। A particle starts moving with initial velocity v naught with constant acceleration e naught वेक्टर। एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी v naught वेक्टर से चलना स्टार्ट करता है, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी कांस्टेंट है।
12 सेकंड पर बिल्कुल सही है ज्ञानेंद्र। 12 सेकंड पर लड़का बस को पकड़ेगा और 20 सेकंड पर लड़के को बस जो है वो लड़के को पकड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इधर देखते हैं अपना प्रॉब्लम नेक्स्ट। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट। एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट दिया है, इसमें ध्यान रखें। आफ्टर अ टाइम t नॉट the magnitude of velocity becomes v naught by 2। t नॉट टाइम के बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v नॉट बाई 2 हो जाती है। एंड अगेन आफ्टर अ टाइम t नॉट, आफ्टर अ फर्दर टाइम t नॉट, the speed becomes v naught by 4। the speed becomes v naught by 4। find the speed after a further time t नॉट। तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम में इसमें क्या बताया गया है, एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से चलना स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और अब जब ये चलना स्टार्ट करता है तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हेल्प से किसी t नॉट टाइम के बाद इसकी स्पीड आधी हो जाती है, और जब ये और t नॉट टाइम चल लेता है तो इसकी स्पीड और आधी हो जाती है। तो अब इसमें ये बताना है कि अगर ये और t नॉट टाइम चल ले तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ही बतानी है। ये प्रॉब्लम एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग 2 से 3 मिनट में। ये अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोशिश करिए। सॉल्व कर रहा है कोई? प्रॉब्लम देख लीजिए। कोशिश करिए बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्रॉब्लम एक बार वापस पढ़ देता हूं मैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट वेक्टर। After a time t naught, the magnitude of velocity becomes v naught by 2, and again after a further time t naught, the speed becomes v naught by 4। 1 तो नहीं है रोशन, 1 नहीं आएगा। And again after a further time t naught, the speed becomes v naught by 4। Find the speed after a further time t naught। एक पार्टिकल है v नॉट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट से, t नॉट टाइम के बाद उसकी स्पीड आधी हो जाती है और अगले t नॉट टाइम के बाद स्पीड और आधी हो जाती है।
20 वी नॉट ई टू द पावर माइनस 80, ना ना ना, एक्सपोनेंशियल में नहीं जाएगा। ये इसमें ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट दिया है, एक्सपोनेंशियल में जाने का कोई मतलब ही नहीं है प्रथमेश, एक्सपोनेंशियल वाले में नहीं जाएगा। और कोई 8 भी नहीं आएगा, v/2 भी नहीं आएगा। चलिए कोई सॉल्व कर रहा है या मैं डिस्कस कर दूं? 3v/8 ना, अनुराग 3v/8 नहीं है। चलिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो हम लोगों के पास है नहीं। देखिए इस प्रॉब्लम में पहले हमें क्या ध्यान देना है कि जैसे बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रतीक्षा v/2 नहीं आएगा, रितुल 4v/3 भी नहीं है, मास्टर 2 ये भी नहीं है, रोशन भारद्वाज नहीं। चलिए मैं इसमें ये देखता हूँ एक बार। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब कहीं पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाता है ना, एक मिसकंसेप्शन या फिर ये कहें कि हम लोग कई बार इतने पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को। श्रेया पाठक अभी भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोशिश कर लो। एक्सपोनेंशियल में नहीं जाएगा, अंशिका एक्सपोनेंशियल वाला आंसर नहीं है, v/16 भी नहीं आएगा। चलिए मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ तब तक। तो जैसे जनरली होता क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसी बात आने लगती है, हंसराज v/8 नहीं आएगा। जनरली हम लोग क्या फील करते हैं, अमन आपका भी v/8 है, v/8 नहीं आएगा, v/2 भी नहीं आएगा। तो होता क्या है, जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी रहती है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जनरली ऐसा एक फील आता है या फिर ये कंसेप्शन दिमाग में बना रहता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि मोशन स्ट्रेट लाइन ही हो, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब है, मोशन इज नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन, ये हमें यहां ध्यान रखना है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, वहां तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले एंगल से न सोचें तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। दीपेश 5v/8 नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा वेक्टर की अप्रोच से देखना है, या फिर हम लोग ऐसा सोचें कि जैसे मान लीजिए कहीं पर ये एक पार्टिकल है, इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है v0, इस तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी है v0। अच्छा, एक्सेलरेट ये इस तरह से कर रहा है जिससे t0 टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, आधी हो गई, स्पीड घट रही है। तो स्पीड घट रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। अब ये वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट है या वेलोसिटी से किसी ऐसे एंगल पर है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ठीक अपोजिट होता, एक बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ठीक अपोजिट है, तो उस केस में v/2 कितना हो जाना चाहिए था, v0 प्लस a0 इंटू t0। यहाँ से हमें a0 की वैल्यू मिल जाती है कितनी, -v0/2 t0। अगले t0 का अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो टाइम 2 t0 हो जाता है। वहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन लिखते v0/4, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थे, v0 प्लस a0 इंटू टाइम 2 t0। इससे अगर हम लोग a0 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, 3v/8 t0, माइनस के साथ 3v0/8 t0। तो एक ही सवाल में हमें एक्सेलरेशन के दो डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, एक ही सवाल में एक्सेलरेशन के दो डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। तो ये जो तरीका है हमारा ये गलत है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए थी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन वाला केस नहीं है। तो अब इसमें ये हो सकता है कि भाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर आ जाए ऐसे,
तो अगर मैं इसमें वेलोसिटी को किसी एंगल पे सपोज कर लेता हूँ, थीटा एंगल पे एक्सेलरेशन वेक्टर को, और टाइम इंटरवल टी नॉट ले लेता हूँ, तो इसमें किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v बराबर u प्लस ए टी, और ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। कार्तिकेय नहीं आ रहा है, 3/4 नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव मान के चलिए, नेगेटिव होगा तो अपने आप सॉल्व करने पे आएगा। ज्ञानेंद्र, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखना कोई रूल नहीं है, आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के चलिए, नेगेटिव होगा तो अपने आप सॉल्व करने पे आ जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हिसाब है और ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर और ए नॉट के साथ टाइम क्या लेना है, टी नॉट, इन दोनों को जोड़ के देखना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है इस तरह से। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर कहीं आ रहा होगा इस तरह से, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v नॉट बाई 2, जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें इस टाइम इंटरवल को हमने डबल कर दिया, इस टाइम इंटरवल को अगर हम लोग डबल कर दें, क्योंकि टी नॉट के बाद एक टाइम इंटरवल टी नॉट और लिया गया और तब स्पीड क्या हो गई है, v नॉट बाई 4। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं इस तरह से, ए नॉट टी नॉट इसमें और ऐड कर दूं, तो अब जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, अब जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, अब जो नया रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, v नॉट बाई 4। ये दो कंडीशन है अपने पास। तो इन दोनों के लिए हम लोग दो इक्वेशन बना लेते हैं वेक्टर की हेल्प से, और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में जो v नॉट बाई 2 है ये हमें कैसे मिला है, एक बार ये देखते हैं। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट v नॉट बाई 2, ये हमें कैसे मिलेगा, v नॉट का स्क्वायर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या था, a नॉट इंटू टी नॉट, इसका भी स्क्वायर प्लस 2a b कॉस थीटा, इसका रूट, या हम लोग स्क्वायर कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं, v नॉट का स्क्वायर बाई 4, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो पहली कंडीशन हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एक बार ये स्टेप देख लीजिए तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले टी नॉट टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो v नॉट बाई 2 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया हमने, v नॉट का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही वेक्टर वाली अप्रोच है। दूसरे केस में क्या करना है, अब 2t नॉट टाइम के बाद क्या हुआ, टाइम 2t नॉट है तो जो स्पीड है वो 1/4 हो गई, v नॉट बाई 4। तो v नॉट बाई 4 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, लेकिन अब हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2t नॉट। तो दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, एंगल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है, कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और एक टाइम इंटरवल हमें और लेना है टी नॉट का, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, 3t नॉट। तो फाइनली अगर हम लोग स्पीड को v सपोज करें तो v को क्या लिखना है, v नॉट का स्क्वायर प्लस 3a नॉट टी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3a नॉट टी नॉट कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पहले दोनों की हेल्प लेके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, दो अननोन है, कॉस थीटा और ए नॉट टी नॉट। अननोन क्या क्या है वो देख लेते हैं। अननोन इसमें एक बार देख लीजिए क्या क्या है, ए नॉट इंटू टी नॉट, एक तो ये अननोन है ए नॉट इंटू टी नॉट, इसके साथ दूसरा अननोन क्या है इसमें, कॉस थीटा। वी नॉट तो नोन है, तो यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन में अगर वी नॉट को इधर लेके आ जाए तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, दूसरे वाले में भी वी नॉट को इधर लेके आएंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो वैल्यू मैं बता देता हूँ। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी वो है √7 v नॉट डिवाइडेड बाई 4।
ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके। चाहे तो इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अप्रोच देख लीजिए, ये सबको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। और ये बढ़िया प्रॉब्लम था जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ज़्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन वाला केस है, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये स्ट्रेट लाइन वाला केस नहीं था। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। पहले इक्वेशन में वी नॉट का स्क्वायर इधर ले आएंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में इसको इधर ले आते हैं, वी नॉट का स्क्वायर इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में 3 वी नॉट का स्क्वायर बाई 4। दो इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों सॉल्व कर देना है, इससे कैलकुलेशन आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए नॉट टी नॉट और कॉस थीटा, ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। और ये दोनों मिल जाएंगे तो उसके बाद तीसरे वाले में रख देना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो किसी के तो पूछ लो, या फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स में भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे। थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग और शेयर भी कर सकते हैं, जैसे थ्योरी से रिलेटेड भी कुछ बातें कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन ये देखी कि जहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में आ रहा है तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वेक्टर वाली हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग सोल्यूशन तो नहीं आया, पर आपने जो समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया, सोल्यूशन भी आ जाएगा। जैसे इसमें दो स्टेप हैं हंसराज भाई। ये पहला इक्वेशन है, ए नॉट टी नॉट को एक अननोन समझिए, कॉस थीटा को दूसरा अननोन। तो इसमें वी नॉट का स्क्वायर एलएचएस में ले आइए, एक इक्वेशन होगा ए नॉट टी नॉट और कॉस थीटा में। यहाँ पर वी नॉट का स्क्वायर इधर ले आएंगे तो एक दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ए नॉट और टी नॉट के स्क्वायर में। इसके बाद दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए नॉट टी नॉट और कॉस थीटा दोनों मिल जाएंगे, उसको हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे अभी देखा कि काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन यूज़ करना है तो जनरली हम लोग उसमें एरो लगा के नहीं लिखते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये ही क्यों ली गई? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जैसे हम लोगों ने इसमें पहले ही क्लियर कर लिया कि एक्सेलरेशन किसी एंगल पर क्यों हो रहा है। एक्सेलरेशन वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, या उसके अपोजिट होगा, या किसी एंगल पर होगा। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं था, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का घट रहा था टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए, लेकिन जब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के अपोजिट हम लोगों ने ले लिया, एग्जैक्टली अपोजिट, तो उस केस में क्या हुआ, वहाँ पर हमें सिचुएशन के हिसाब से एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली, जबकि प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों से ये क्लियर हो जाता है कि भाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी नहीं है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट भी नहीं है। तो अगर पैरेलल और अपोजिट नहीं है तो किधर होना चाहिए? वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पे होना चाहिए। और जब वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर है तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी के लिए u वेक्टर प्लस a वेक्टर t इसकी हेल्प से सॉल्व कर दिया। तीन इक्वेशन बनाए, पहले दो इक्वेशन की हेल्प से, तीसरे वाले में कैलकुलेशन मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ें इसी तरह की और हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग v की वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जनरली इसके ऊपर हम लोग एरो नहीं लगाते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि जो भी क्वांटिटीज हमारे पास हैं वो वेक्टर में है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तो ये s वेक्टर है u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वेक्टर वाली अप्रोच का थोड़ा सा हमें ध्यान रहना चाहिए। इससे कई बार फ़ायदा मिलता है, जैसे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, एक बार प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली क्या होता है, वहाँ पर भी हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर जो कंसीडर करते हैं, ए वेक्टर, वो किसके बराबर होता है? जी वेक्टर के। और ये अपने आप में क्या है? एक कांस्टेंट वेक्टर है, जब तक हम लोग शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो अगर इसको कांस्टेंट वेक्टर के जैसे ही ट्रीट किया जाए तो ये हमारा काफ़ी हेल्प करता है बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे मैं इस पर कुछ एग्जांपल्स लूँगा यहाँ पर, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये बात हो गई, और एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक कंसेप्ट है लैमिस थ्योरम का, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। लैमिस थ्योरम,
लेमिस थ्योरम या इसको हम लोग साइन रूल कह सकते हैं, लेमिस थ्योरम या साइन रूल। जैसे साइन रूल क्या होता है कि अगर ऐसे कहीं पे कोई एक ट्राइंगल है, ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड है बी, इधर वाली साइड है सी, ए के सामने वाला एंगल क्या है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल है बीटा और सी के सामने वाला एंगल है गामा। तो साइन रूल में क्या होता है, ए अपॉन साइन ए या साइन ए अपॉन ए, जो भी लिखना चाहें, साइन अल्फा अपॉन ए, साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। ये तो साइन रूल है। और लेमिस थ्योरम में क्या होता है, लेमिस थ्योरम का क्या है, जब ये तीन कोप्लेनर वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए तो इसको यूज करते हैं। लेमिस थ्योरम को कब यूज करना है, जब ऐसे तीन कोप्लेनर वेक्टर्स आ जाएं। इस तरह से है, मान लीजिए तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी और ये कोई वेक्टर है सी, और ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दीज आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है और ए वेक्टर के अपोजिट जो एंगल है उसको मैं अल्फा लिख देता हूं, बी के अपोजिट वाले को बीटा लिख देता हूं और सी के अपोजिट को गामा लिख देता हूं, तो यहां पर भी हम लोग ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। जैसे इसमें मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि मैं यहां पर एक ऐसा प्रॉब्लम लेता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। यहां पर कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी u से, और ऐसा बताया गया है थीटा इसमें 45 डिग्री से ज्यादा है, थीटा 45 डिग्री से ज्यादा है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। अब हमें इसमें यह बताना है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन कितनी देर के बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। फाइंड द टाइम आफ्टर विच its velocity becomes perpendicular to the initial velocity। तो इसको एक मिनट के अंदर एक बार सॉल्व करके बता दीजिए आप लोग। u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो कितनी देर के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको एक बार बहुत जल्दी सॉल्व करके बता दीजिए। सॉल्व किया किसी ने? बता रहा है क्या कोई? भाई ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम दिया हमने। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नहीं आया? एक बार और। यहाँ पर इसमें ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है, जैसे एक पार्टिकल है, इसको ग्राउंड से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से,
थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज़्यादा है, प्रोजेक्ट करने के कितनी देर के बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अमन का आंसर आ गया है u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। श्रेया पाठक का भी आंसर है u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। जी साइन थीटा एक साथ रहेगा, बिल्कुल सही है। ये ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करने के लिए इसमें दो अप्रोच है। u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच है। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो जनरली क्या करते हैं, इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर देते हैं। बिल्कुल सही आंसर है श्रेया। अमन एकदम सही है। तो सॉल्व करने का जैसे एक जो तरीका है, पहला तरीका तो इसमें यही कि हम लोग इसमें कंपोनेंट्स करके सॉल्व कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। इनिशियल u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा। इसके बाद क्या करते हैं, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ पे आएगा तो बाद में किसी t टाइम पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा u cos थीटा के बराबर। वर्टिकल वाली वेलोसिटी इसको अगर हम लोग वी वाई लिखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, u वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। फाइनल वेलोसिटी को लिख लेते हैं t टाइम के बाद u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और इसके बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या लगाते हैं, u डॉट वी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि u और v क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। u डॉट वी की वैल्यू लिखें तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी, u साइन थीटा इंटू जी टी। तो यहां से हमें कैलकुलेशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ये दोनों मिलके u स्क्वायर हो गया और टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। इससे टाइम हमें क्या मिल रहा है, u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। ये तो एक तरीका है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा दूसरे एंगल से अगर इसको देखें, अभी यहाँ पर जो दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, एक तो ये कि जो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो सब वेक्टर के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा थोड़ा बहुत हम लोग साइन रूल या फिर लैमेज थ्योरम की भी हेल्प ले सकते हैं। तो एक बार इस अप्रोच से अगर हम लोग देखें तो देखिए, हमें अगर कहीं पे वेलोसिटी को ड्रॉ करना है, ये दूसरा मेथड है, मेथड 2। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ऐसे ही शो कर देंगे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है u, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, और a वेक्टर क्या है, यहाँ पर g वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्या है, g वेक्टर के बराबर, और g वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर हम लोग g वेक्टर t इसमें देखें तो g वेक्टर t किधर होना चाहिए था, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह से। ये क्या है, g वेक्टर t। अब u प्लस जी टी, u वेक्टर प्लस जी टी वेक्टर से जो मिलेगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी यहाँ पर v वेक्टर। तो v वेक्टर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। ये क्या है, v वेक्टर। प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये वाला एंगल क्या दिया गया था, थीटा। तो देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं u बाई जी टी। साइन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए एक बार, यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस u डिवाइडेड बाई जी टी, या टाइम क्या हो गया, u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। ये देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया।
वेक्टर वाली अप्रोच मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। वेक्टर की अप्रोच हो, ग्राफिकल अप्रोच हो, या कोई मैकेनिक्स का प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व हो रहा हो, तो ये बेस्ट अप्रोच होते हैं। इससे बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। इसी पे एक मैं दूसरा प्रॉब्लम और देता हूँ, तो वो थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर समझ में आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं। इधर कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड के साथ अल्फा एंगल पे। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम और टाइम्स, फाइंड द टाइम और टाइम्स आफ्टर विच, आफ्टर विच it will be moving at an angle beta with horizontal। वो टाइम या वो टाइम्स बताने हैं। 10x और m2 dy/dx करके सॉल्व किया। हाँ बिल्कुल सही है श्रेया, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वहां पर हम लोग m1 और m2 कैलकुलेट कर लें, पहले वाला स्लोप और बाद वाला स्लोप दोनों को परपेंडिकुलर कर दें, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। u/g sin थीटा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया अल्फा एंगल पे। फाइंड द टाइम और टाइम्स आफ्टर विच इट विल बी मूविंग एट एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टेड है, तो कितनी देर के बाद ये बीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे चलता हुआ दिखाई देगा। एक बार इसको भी सॉल्व करके बता दीजिए। प्रॉब्लम समझ में आ गया। एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्टेड है अल्फा एंगल पे, तो कितनी देर के बाद ये हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर मूविंग होगा। ऐसा कोई एक टाइम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो कुछ भी है वो हमें यहाँ पर बताना है। ये वाला प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा इसके पहले वाला था। सॉल्व कर रहा है कोई? पिछले वाले प्रॉब्लम में तो परपेंडिकुलर दे दिया गया था, इसलिए वो थोड़ा आसान हो गया था। अब इस बार इसमें एंगल अल्फा और बीटा दिया है, तो अब इसमें क्या किया जाए? सॉल्व कर रहा है कोई? किसी से भी सॉल्व हो रहा है क्या? v साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा जी। चलिए अंकित ने आंसर दिया है v साइन अल्फा प्लस बीटा। v साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई z कॉस बीटा, डिवाइडेड बाई z कॉस बीटा। ज्ञानेंद्र भारद्वाज u साइन अल्फा प्लस बीटा बाई z कॉस बीटा, बिल्कुल ठीक है। मयंक राज u कॉस अल्फा अपॉन u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन z कॉस बीटा।
और किसने किसने सॉल्व कर लिया? अभी भी ट्राई कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए कोशिश कर लीजिए। प्रॉब्लम तो ये आसान ही है। चलिए इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व नहीं होगा, डुएबल है, आसान है। इसको किसी ने भी उस अप्रोच से सॉल्व किया क्या जिससे अभी हमने लास्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था? किसी ने भी वेक्टर वाले अप्रोच से सॉल्व किया है क्या? कोई भी? चलिए अगर इसमें वेक्टर वाली अप्रोच हम लोग देखें तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है इस तरह का प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली दिया क्या है ये एक बार देखें। ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है इनिशियल वेलोसिटी u से। v नहीं u होगा, ठीक है बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे भाई? u प्लस ए टी, और a क्या है यहाँ पर? z वेक्टर के बराबर। काम यही करना है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहां से gt वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे हमने क्या किया है, gt वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। u वेक्टर प्लस gt वेक्टर, इससे एक रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। यहां से u प्लस gt एक रिजल्टेंट मिलेगा ऐसे। u प्लस gt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी v वेक्टर, इस तरह से। अब वेलोसिटी कितने एंगल पर होनी चाहिए? बीटा एंगल पे। ऐसा प्रॉब्लम में बताया गया है। वेक्टर से किया है, बिल्कुल सही है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पूरा एंगल कितना था? अल्फा, और ये अंदर वाला एंगल है बीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद यहां पर देखिए ये एंगल अल्फा है, तो ये वर्टिकल वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। और इस एंगल पे भी थोड़ा सा फोकस करिए इस तरह से, यहां से। ये एंगल बीटा है तो अंदर वाला एंगल बीटा होगा। यहां से ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस बीटा। एंगल पे फोकस करना है। ये एंगल है अल्फा माइनस बीटा, ऊपर हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया? 90 प्लस बीटा। अब हमें क्या करना है? साइन रूल और अप्लाई कर देना इस ट्राइंगल पे। u डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस बीटा, क्या लिखना है? u डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस बीटा। टाइम कैलकुलेट करना है तो gt डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, gt डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा। टाइम देखिए सीधे सीधे मिल गया यहां से। t इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस बीटा। u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई z कॉस बीटा। ये अपना एक आंसर हो गया। वेक्टर से देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अभी ये सिर्फ हमने एक सिचुएशन लिया है जब इसमें वेलोसिटी बीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से ऊपर है। ऐसा भी तो हो सकता था जब ये बीटा हॉरिजॉन्टल से नीचे आ जाता, वो एक सिचुएशन और बनती। तो ये क्या है? सिचुएशन 1 है। ये है सिचुएशन 1। और ऐसे ये दूसरी सिचुएशन बन सकती है, उसको भी देख लेते हैं, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2, दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता था भाई? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, gt वेक्टर इस पे हमें ऐड करना है। u कितने एंगल पे है? हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा पे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है v, लेकिन ये कितने एंगल पे है? बीटा पे, हॉरिजॉन्टल के साथ, जब वेलोसिटी नीचे की ओर हो जाए। तो अब देखिए अगर ये अल्फा है तो यहां पर एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। और ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। वापस से साइन रूल यूज कर लेना है, u डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस बीटा। u डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना? gt डिवाइडेड बाई
साइन 90, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मिलके अल्फा प्लस बीटा है, जी टी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस बार जो हमें टाइम मिलेगा वो क्या मिलेगा, u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस बीटा इज कॉस बीटा। तो ये दूसरी सिचुएशन में ये भी आंसर आएगा। तो इसमें दो टाइम मिलेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इक्विलिब्रियम के केस की जरूरत ही नहीं ना, साइन रूल तो ट्राइंगल पे अप्लाई होता है गोपाल तिवारी। साइन रूल किसके लिए है, ट्राइंगल के लिए। अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलिब्रियम हो या नहीं हो, इक्विलिब्रियम होता तो हम लोग लैमिस थ्योरम को यूज करते। इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन ट्राइंगल तो बन रहा है, तो साइन रूल तो ट्राइंगल के लिए है ना। साइड की लेंथ और करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट वाला एंगल, उनको रिलेट करना है। तो यहाँ ट्राइंगल तो बन ही रहा है, क्या ये एक ट्राइंगल नहीं बना है। अगर ये ट्राइंगल बना है तो लेंथ और उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा उसका साइन, ये रेशियो सेम होगा सबके लिए। इसमें कई सारे प्रॉब्लम अभी हम लोग इससे और देख सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं लास्ट और ले लेता हूं। सपोज करिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह से, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई एक सरफेस इस तरह से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी ऐसे एंगल पे जो कि प्लेन के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड और है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u। अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस बताने हैं, अल्फा और थीटा में क्या कंडीशन होने चाहिए जिससे कि ये ऐसे आके इस सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल करे। जी रह गया, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। लैमिस से कंफ्यूज नहीं होना है गोपाल, है ना। लैमिस तो हम लोग आगे भी यूज कर सकते हैं जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया थोड़ा, यहाँ ट्राइंगल लॉ को यूज कर रहे हैं साइन रूल ट्राइंगल के लिए। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक इंक्लाइंड सरफेस है अल्फा एंगल पे, और यहाँ से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है u वेलोसिटी से इस तरह से, जिससे कि ये इस सरफेस पे आके नॉर्मली फॉल कर रहा हो। तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होना चाहिए ये यहाँ पर हमें स्टेब्लिश करना है, जिससे कि ये सरफेस पे परपेंडिकुलर आके फॉल करे। तो इस प्रॉब्लम को एक बार ट्राई करके बता दीजिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा so that the particle hits the surface normally। थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा जिससे कि पार्टिकल सरफेस को नॉर्मली हिट करेगा। इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर वेक्टर वाली अप्रोच से सॉल्व करें जहां वेलोसिटी से रिलेशन हो। ये ध्यान रखिए, वेलोसिटी के साथ अगर रिलेशन देखना है हमें प्रोजेक्टाइल वाले केस में, दो डिफरेंट इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी को कंपेयर करना हो तो ये ट्राइंगल लॉ से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनली जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो फाइनल वेलोसिटी इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें यहाँ दिख रहा है। जब दो इंस्टेंट पे वेलोसिटी को रिलेट करना है तो वहां पर हम लोग ट्राइंगल लॉ की हेल्प ले सकते हैं। सॉल्व हो रहा है किसी से?
साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। ज्ञानेंद्र कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं। टू साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है। इस प्रॉब्लम में टाइम ऑफ फ्लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ध्यान रखिए 2 नहीं, कहीं पे अभी मिस्टेक है। गोपाल आपका आंसर सही है, गोपाल तिवारी 2 tan थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, ये वाला सही है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की भी जरूरत पड़ेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, लेकिन इसको याद भी कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये प्लेन से चल के प्लेन पे वापस आ गया, तो जो टाइम इसमें यूज करना है वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो चलिए अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी तक तो एक ही आंसर आया है, और कोई सॉल्व कर रहा हो तो बता दो एक बार, या फिर इसको डिस्कस किया जाए। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग वेक्टर वाली अप्रोच से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? इनिशियल वेलोसिटी तो पहले से हमें पता है, फाइनल वाली वेलोसिटी किस तरह से, ये देख लीजिए। फाइनल वेलोसिटी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ऐसे, फाइनल वेलोसिटी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर है, ये भी देख लीजिए। तो अगर यहां पर हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, तो ऊपर एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने नीचे आ जाएगी? 90 प्लस अल्फा एंगल। यहां से ये वाला एंगल अगर हम लोग अल्फा लिखेंगे तो ये अंदर कितना बचेगा? 90 माइनस अल्फा। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा एंगल नीचे। बस ये इतना ध्यान रखिए, टाइम ये वाला यूज करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? थीटा प्लस अल्फा पे। बस ये दो चीजें देख लीजिए। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, और एंगल इसका कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? अल्फा प्लस थीटा। कॉस अल्फा इक्वल टू 2 tan x माइनस ए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है श्रेया, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? अल्फा प्लस थीटा पे। इसके बाद कभी भी वेलोसिटी हमें लिखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कैसे लिखना है? u प्लस जी टी, यही वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या ऐड करना है? जी वेक्टर टी, और जी वेक्टर किधर को होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जी वेक्टर टी ऐसे ही ऐड होगा, ये क्या हो गया? जी वेक्टर इंटू टी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है फाइनल वेलोसिटी v। लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितने नीचे हमने डिसाइड किया इसको? 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल पे डिसाइड किया, 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब ये देखिए कि ये 90 माइनस अल्फा है ये वाला एंगल, तो इधर कितना एंगल हो गया? अल्फा, और ये अल्फा प्लस थीटा है, तो यहां पर एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा। अब क्या करना है? u डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, साइन रूल अप्लाई कर देना है। u डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाई साइन इस पूरे एंगल का, जी टी डिवाइडेड बाई साइन किसका? इस पूरे एंगल का। तो इस पूरे एंगल का साइन लिखेंगे, इनको जोड़ के कितना मिलेगा? 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा मिलेगा।
साइन 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू है। साइन अल्फा को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा इंटू टी। टाइम हमें क्या लेना है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या थी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये है टाइम की वैल्यू, उसको रिप्लेस कर देते हैं 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। तो इसमें देखिए u से u कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, साइन थीटा को इधर ले आते हैं तो कॉट थीटा बन जाएगा। यहां पे क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा, तो ये 2 टेन अल्फा के बराबर हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा, कॉट अल्फा इक्वल टू 2 टेन अल्फा, कॉट थीटा इक्वल टू 2 टेन अल्फा। तो ये कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई सा भी केस हो, अगर दो इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी को रिलेट कराना है या वेलोसिटी मिल रही है, टाइम के साथ रिलेट करना हो तो हम लोग यहाँ पर इसकी हेल्प ले सकते हैं। हाइट के साथ रिलेट करना हो तो अलग बात है, टाइम के साथ रिलेट करना हो तो ट्रायंगल लॉ से मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये हमने इंक्लाइन प्लेन वाले भी कुछ क्वेश्चन इसमें देख लिए। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड अभी कुछ चीज़ें और हैं, तो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर और आपस में शेयर कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से या इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन मान लीजिए ऐसा कोई है अपने पास जिसमें इसको हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, और इसके बाद इसके प्रोजेक्टाइल पाथ पर कहीं पे भी कोई ऐसा पॉइंट है जहां से प्रोजेक्ट किया वो है ए, ये पाथ पे कोई पॉइंट है बी, और जहां ये लैंड किया वो पॉइंट है सी। तो अगर हम लोग ए को बी और सी से जोड़ दें इस तरह से, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनता है। अगर इसमें ए बी वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो थीटा अल्फा और बीटा ये तीनों आपस में रिलेट हो जाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू आती है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो थ्योरी के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ प्रोजेक्टाइल में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और है, जैसे प्रोजेक्टाइल में एक कंसेप्ट आता है रेंज को मैक्सिमाइज करने का, रेंज को मैक्सिमाइज करने का एक कंसेप्ट आता है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे रेंज को जब हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड वाला प्रोजेक्शन होता है, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या आती है, यू स्क्वायर बाई जी। अब द इंक्लाइन होता है तो क्या आता है, अब द इंक्लाइन में ये वैल्यू आती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये क्या है, आर मैक्स। अप द इंक्लाइन वाले केस में आता है, और इंक्लिनेशन क्या है इसमें, अल्फा। इसके साथ ही तीसरा वाला क्या होगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन अल्फा आता है किसमें, डाउन द इंक्लाइन में, डाउन द इंक्लाइन। इंक्लिनेशन वही है अल्फा, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला और ये चीज़ें। ये मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कई बार प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि भाई कोई स्पीड दे दिया और उसमें मैक्सिमम रेंज हमें रिलेट करना हो, तो ये जो मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट है ये कई बार ऐसे भी यूज में आता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज कैन बी अप्लाइड, concept of maximum range can be applied if a given range
if a given range has to be achieved, if a given range has to be achieved with minimum speed of projection, minimum speed of projection, इस स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया कि जो मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट है वो ऐसे केसेस में भी यूज किया जा सकता है जब हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से किसी गिवन रेंज को अचीव करना हो, किसी गिवन रेंज को अचीव करना हो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की हेल्प से, तो हम लोग इस कंसेप्ट को वहां भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इधर ये कोई एक टावर है, इस टावर की हाइट है 60 मीटर्स और ये बेस इसका दे दिया है 80 मीटर्स का। इस टावर के ऊपर यहाँ पर कोई एक टेररिस्ट है, इधर कोई एक टेररिस्ट है और यहाँ पर कोई एक शार्प शूटर है जो इधर से एक बुलेट को फायर करता है। ये एक शार्प शूटर है, यहां से एक बुलेट को फायर करता है जिससे कि टेररिस्ट को हिट किया जा सके, इस तरह से कुछ। तो हमें यहां पर यह बतानी है विद व्हाट मिनिमम स्पीड बुलेट मस्ट बी फायर्ड, विद व्हाट मिनिमम स्पीड, प्रॉब्लम लिख लीजिए, with what minimum speed with what minimum speed bullet must be fired, bullet must be fired in order to hit the terrorist। इस टेररिस्ट को हिट करने के लिए कम से कम कितनी स्पीड से बुलेट को फायर करना होगा। इस प्रॉब्लम को एक बार देख लीजिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की 1-2 मिनट के अंदर। जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एट वंस हमारे दिमाग में जो अप्रोच आती है वो ये है कि भाई स्पीड को मिनिमाइज करना है और यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो इसमें हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर्स, ये दिया है 60 मीटर्स, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की भी हेल्प ली जा सकती है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की हेल्प लेंगे तो u और थीटा दो अननोन है, क्योंकि यहाँ से बुलेट को कितने एंगल पे फायर किया जा रहा है ये हमें पता नहीं है, तो u और थीटा दो अननोन है। इसके बाद हम लोगों को स्पीड को मिनिमाइज करना है, तो वहाँ पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट और यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा। इसमें अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने एक बात यहाँ पर डिस्कस की है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक स्टेटमेंट बताया, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज कैन बी अप्लाइड इफ अ गिवन रेंज हैज टू बी अचीव्ड विद मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अमन बिल्कुल सही आंसर है, 40 मीटर पर सेकेंड, एकदम सही। अगर हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से कोई गिवन रेंज अचीव करनी हो तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई बुलेट को हमने फायर किया है यहाँ से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है कि बुलेट को तो हमने यहाँ से फायर किया, पहुँचना है उसको इधर कहीं, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको एक लाइन से जोड़ दें ऐसे, तो ये वाली जो लाइन है ये एक इंक्लाइन प्लेन के जैसे हमें दिखाई देगी। 100√2 नहीं आएगा, 100√12 नहीं आएगा गोपाल, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। तो ये कैलकुलेशन है। अब इसमें देखिए ये बेस है 80 मीटर्स, हाइट है 60 मीटर्स, तो ये इसका रेंज कितना हो गया 100 मीटर्स। तो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हमें मिल चुका है 100 मीटर्स के बराबर इंक्लाइन प्लेन पे, और प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है इसमें 60 और 80 से ये 37 डिग्री का इंक्लिनेशन आएगा। अब हमें ये अचीव कैसे करना है, एक मिनिमम स्पीड से। बिल्कुल सही है प्रथमेश, अनुराग एकदम सही है, मिनिमम स्पीड से ये रेंज अचीव करना है। तो मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट लगा लेना, और ये प्रोजेक्शन कैसे है, अप द इंक्लाइन,
ऑफ द इंक्लाइन वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या कैलकुलेशन लिखना है अब इसमें, रेंज कितना है 100 मीटर्स के बराबर, और इसी को हमें क्या मानना है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए स्पीड क्या यूज करेंगे, यू, जो कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम रेंज का, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा। बस अब ये इतने से ही सॉल्व हो गया। जी की वैल्यू 10, साइन 37 डिग्री होता है 0.6, 1.6 इंटू 10 हो गया 16, यू स्क्वायर बराबर 1600, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, या फिर यू की वैल्यू क्या आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, और यही अपना क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में जो एट वंस हमें देखने पे थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में टफ जैसा कुछ नहीं होता है। और एटलीस्ट जो हमारा डोमेन है जेई मेन या एडवांस का, इस डोमेन में फिजिक्स में टफ सवाल नहीं होते हैं, बस हमें सही अप्रोच मिलनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास यहाँ ओवर करते हैं। जितना हम सोच के आए थे उतना तो नहीं पढ़ा पाए, काफ़ी कुछ अभी पढ़ाने को रह गया है। तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर थ्योरी की ज़रूरत अभी भी किसी को है तो एक बार बता देना, फिर अगली क्लास में हम लोग थ्योरी भी इंक्लूड कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि थ्योरी की इतनी ज़रूरत है, इसमें डिस्कशन के साथ हम लोग काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल भी सीख रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। कीप स्माइलिंग, स्टडी वेल एंड टेक केयर।